आंसू पोंछने निकला न्याय योद्धा। हाथरस के लिए आंसू पोंछने न्याय योद्धा निकले। पीड़ितों ने राहुल गांधी को बताई लापरवाही की कहानी। हाथरस में किस कदर भगदड़ के दौरान, भगदड़ से पहले और भगदड़ के बाद लापरवाही बरती गई, लापरवाही बरती जा रही है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये हाथरस की घटना जो भगदड़ मची, वो घटना कोई सिंपल अचानक घट जाने वाली घटना नहीं थी, लेकिन घटी है। रोज रोज ऐसी घटना नहीं होती है, ये भी बात है। ये घटना हुई क्यों? हाथरस के जो बाबा हैं, उन पर दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। इसके बावजूद वो बड़े आराम से, बहुत शालीन तरीके से आयोजित कर रहे थे सत्संग। और इस सत्संग में 50,000 भीड़ की तो अनुमति प्रशासन ने दे रखी थी। अब कहना है प्रशासन का कि कई गुना ज्यादा लोगों को बुला लिया गया। तो पहली बात तो ये है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को सत्संग करने की इजाजत कैसे दी जा रही थी? अब कह रहे हैं बाबा फरार हैं, तो इसका मतलब है कि फरारी में भी कहीं ना कहीं प्रशासन की जानकारी है। क्रिमिनल रिकॉर्ड रहते हुए भी प्रशासन ने उस आयोजन को होने दिया, और उस पूरी घटना के दौरान जो मदद पहुंचाई जानी थी उसमें भी प्रशासन ने लापरवाही बरती। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात राहुल गांधी से मिलने वाले वो लोग कह रहे हैं जो इस सत्संग में गए थे, जहां उनके परिजनों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वो लोग राहुल गांधी से अपनी दुख दर्द को बयां कर रहे हैं। आज सुबह ही राहुल गांधी निकल पड़े थे अपने घर से 5:30 बजे सुबह ही हाथरस के लिए। वो तस्वीर हम आपको पहले दिखा रहे हैं। राहुल गांधी सुबह सवेरे 8 बजे के करीब, 5:30 बजे के करीब अपने आवास से निकल गए हाथरस के लिए। ये सुबह ही निकल गए थे। उसके बाद वो अलीगढ़ भी पहुंचे। अलीगढ़ पहुंचने के का भी दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। जब वो राहुल गांधी अलीगढ़ पहुंचे, ये दरअसल अलीगढ़ का दृश्य है। हाथरस के लिए निकले राहुल गांधी और अलीगढ़ में पीड़ित के घर पहुंचे थे, उनसे बातचीत की। इसके बाद हाथरस राहुल गांधी पहुंचेंगे। आज सबसे पहले का जो कार्यक्रम है, आज सुबह का 7 बजे का जान गंवा दी। दृश्य आप देख पाएंगे राहुल गांधी, बिल्कुल बिल्कुल ये दृश्य आप देख पाएंगे। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। राहुल गांधी वो संबोधन राहुल गांधी के संबोधन के लिए तो है। राहुल गांधी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं, लोगों से मिलने के लिए, उस परिवार से मिलने के लिए। तो इस तरह से राहुल गांधी हाथरस के लिए निकल पड़े। रास्ते में अलीगढ़ में वो पहुंचे, वहां पीड़ित के घर पहुंचे, पीड़ित से उनकी व्यथा सुनी, और ये क्रम आगे दिन भर चलने वाला है। राहुल गांधी हाथरस में भी लोगों से मिलने वाले हैं। हम आपको वो दृश्य दिखाना चाहते हैं जब वो बातचीत कर रहे हैं अपने उन परिजनों से जो हाथरस भगदड़ के शिकार हुए। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरह राहुल गांधी परिजनों से बात कर रहे हैं, भुक्तभोगियों से बात कर रहे हैं, जो
हाथरस भगदड़ के शिकार हुए। अब हम आपको उस महिला से मिलाते हैं, बात कराते हैं, दिखाते हैं जिनसे राहुल गांधी ने बात की। राहुल गांधी ने उनको क्या कहा, इस बारे में भी आपके लिए जानना जरूरी है। अच्छा, मदद का भरोसा दिया है? जा रहे थे कि हम पार्टी के माध्यम से मदद करेंगे। अच्छा, मदद का भरोसा दिया है? हाँ, बोल रहे थे कि मदद करेंगे। क्या मदद करने का भरोसा दिया राहुल गांधी ने? अभी ये कुछ नहीं कहा, बोले पूरी मदद करेंगे आप। अच्छा, अच्छे से यही सब। जांच की मांग के बारे में बोला कि जांच करवाएंगे पूरे मामले की? पूछताछ कर रहे थे कैसे क्या हुआ। जब समापन हुआ तो वहाँ प्रशासन नहीं था ज्यादा। अच्छा, और फिर मेडिकल में भी ले गए तो वहाँ लापरवाही बहुत थी, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं थी। हो सकता है मेरी भाभी कुछ याद थी। अच्छा, मेडिकल में भी लापरवाही हुई? कुछ भी नहीं था, वहाँ बहुत लापरवाही है। तो राहुल जी ने जब बातचीत के दौरान क्या कहा? यही कह रहे थे आपके परिवार के मतलब मदद करेंगे, आप सही से रहे। अच्छा, पार्टी के द्वारा मदद की जाएगी। तो आप सुन रहे थे कि राहुल गांधी ने जिन लोगों से मुलाकात की उनमें से एक महिला जो बता रही थी कि राहुल गांधी ने उन्हें भरोसा दिया है कि बात की जाएगी, मुलाकात की जाएगी, मदद की जाएगी और पार्टी की ओर से मदद की जाएगी। ये सारी बातें उन्होंने बताई हैं और राहुल गांधी आगे भी हाथरस में मुलाकात करने वाले हैं। ये जो राहुल गांधी ने हाथरस जाने की ठान ली है, ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है राजनीतिक रूप से। एक ऐसे समय में जब संवेदनाएं मरी पड़ी हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है, भगदड़ हो, भगदड़ में मौत हो, भगदड़ में लोग मारे जाएं, कोई मतलब नहीं है। संसद चल रही थी, संसद में बहस हो रही थी, इधर भगदड़ हो रहा था, भगदड़ में मौत की खबरें आ रही थी, लेकिन सदन, क्या मजाल की सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाए। इतनी बड़ी घटना, 100 से ज्यादा लोग मारे गए, तत्काल खबर आ रही थी और हमारी संसद राजनीतिक विषयों पर बात कर रही थी। ये संवेदनहीनता का ये आलम हमने देखा। अब मौखिक जो जमा खर्च होता है, सहानुभूति प्रकट की जाती है, वो एक औपचारिक रूप से व्यक्त कर दी गई, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि संसद को स्थगित कर दिया जाता। उसी समय कोई कामकाज की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब जब जनता को हुक्मरानों की जरूरत पड़ती है, मरहम पट्टी की आवश्यकता होती है, हुक्मरान हिलते तक नहीं है। मणिपुर हमारे सामने है। मणिपुर में 1.5 साल से हिंसा चल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने इतना FIR कर लिया, हमने इतने लोगों को गिरफ्तार कर लिया। क्या ये प्रधानमंत्री का वक्तव्य होना चाहिए? प्रधानमंत्री को जवाब देनी चाहिए कि शांति क्यों नहीं लौटी। 1.5 साल क्या छोटा है? मणिपुर में मुख्यमंत्री क्यों नहीं बदले गए? सरकार क्यों नहीं बर्खास्त हुई? राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा? शांति के लिए आपने क्या प्रयास किए? इन बातों का जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन इसके बजाय वो कहते हैं कि मणिपुर में हमने इतने लोगों को गिरफ्तार कर लिया, इतने लोगों पर FIR कर ली। ये सब बातें फिजूल की हैं। हाथरस की घटना में 100 से ज्यादा लोग मारे गए। अरे कोई जिम्मेदारी लेगा? प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, कोई भी, बस एक कमेटी बना देना है, जांच करना है, एक औपचारिकता बस है, उसी के हिसाब से चलना है और सब लकीर के फकीर बने हुए उसी किस्म से चल रहे हैं। कोई भी नेता, चलिए प्रधानमंत्री ना पहुंचे हो, मुख्यमंत्री पहुंच जाते पीड़ितों से मिलने उनके घर, नहीं, मीडिया प्रबंधन करता है कि अब प्रशासन, योगी आदित्यनाथ का सख्त रवैया, किसी की खैर नहीं, कोई बचेगा नहीं, एक एक को सजा दी जाएगी, भगदड़ में जो कोई भी दोषी होगा
भगदड़ की वजह से उसको सजा दी जाएगी। यही हेडलाइन मैनेजमेंट देखने को मिलता है। लेकिन मजाल है कि योगी आदित्यनाथ पीड़ितों के बीच पहुंच जाए, उनके आंसू पोंछने का काम करें। मजाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे हादसों पर पहुंच जाए और आंसू पोंछने का काम करें। हाँ, प्रधानमंत्री जी को क्रिकेट के बारे में कुछ बोलिए, टनाटन लिखेंगे ट्विटर पर, मिलने भी पहुंच जाएंगे, फोटो भी खिंचवाएंगे, सारी चीजें। यानी दुख के, कहते हैं सुख के सब साथी, दुख में न कोई। तो इस तरीके से हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजीव कौशिक जी। बहुत बहुत स्वागत है। देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और लोकप्रिय वक्ता संजीव कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इंतजार कर रहे थे। हरिशंकर जोशी जी की तबीयत खराब है, वो हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। हम कामना करते हैं कि वो जल्द स्वस्थ हो। तो जोशी जी, क्या लगता है, जब देश के हुक्मरान पहुंच नहीं रहे हैं हाथरस के भुक्तभोगियों के आंसू पोंछने, तो एक न्याय योद्धा जो हर किस्म के न्याय की वकालत कर रहा है, वो लोगों के बीच जा रहा है। तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? प्रेम कुमार जी, आप उन लोगों से उम्मीद रख रहे हैं जिन लोगों ने ये स्थितियां पैदा की है। पिछले 10 वर्षों में ऐसे बाबाओं की एक लंबी फौज खड़ी हुई है जिसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीति के लिए किया है। और आप उम्मीद रख रहे हैं कि उस बाबा के आश्रम पर बुलडोजर चल जाए? ऐसा कैसे होगा? पिछले दरवाजे से उनको बचाने की कुछ कवायद जारी है। एसडीएम ने जो रिपोर्ट दिखाया, डीएम के पास जो रिपोर्ट सबमिट की, सच पूछिए तो बाबा का नाम एफआईआर में भी नहीं है। एफआईआर तक में उन बाबा का नाम नहीं है, बाकी सेवादारों का नाम है, गिरफ्तारियां उनकी हो रही है। तो ऐसे बाबाओं से पंगा लेना क्यों चाहेंगे योगी जी? हम तो ये उम्मीद रख रहे थे, जिस तरह से पूरा हिंदुस्तान उद्वेलित है इस मामले को लेकर के, जिस तरह से फर्जी बाबाओं की भरमार खड़ी हुई है, उसके आश्रम पर भी वैसे ही बुलडोजर चलना चाहिए, उसको भी पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन बातें हो रही हैं, जा रहे हैं। योगी जी भी अपने तरीके से अपना सब कुछ करने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां के डीआईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन सच बात यह है कि न्याय कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? ऐसे बाबाओं के ऊपर नकेल कैसे कस जाएगी? जिन बाबाओं के कांधे पे बैठ करके, जिन बाबाओं के साथ रह करके सत्ता की प्राप्ति होती हो, जिनके अनुयायियों को देख करके राजनेता अपने बगल में उनको कुर्सी पर बैठाते हो, उन बाबाओं के ऊपर कार्रवाई कैसे करे राजनेता? और नहीं करे तो फिर इस तरह से भुगतने के लिए तैयार भी रहना होगा। हम जानते हैं कि पूरा हिंदुस्तान कितना द्रविड़ है इस मसले को लेकर के। और संवेदनशीलता की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी कहां संवेदनशीलता दिखाई? उस दिन भी सदन में 2 लाइन में निपटा दिया गया, जिसके प्रधानमंत्री ने एक गंभीरता पूर्वक जो चर्चा होनी चाहिए, जो रोका जाना चाहिए कार्रवाई, वो लगातार अपने फ्लो में बहते रहे। योगी आदित्यनाथ भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, वो दिखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सचमुच में कार्रवाई हो रही है क्या? बाबा के यहाँ बाबा गया, वहां बाबा गया, बाबा के पीछे दरवाजे पर लगा दिए गए हैं, उनके अनुयायी अंदर में है, बाहर सेवादारों की झुंड लगी हुई है, सारे मीडिया वाले, मुख्य धारा के मीडिया वाले कैसे किसी बाबा के अगेंस्ट में बात करेंगे? सुबह से शाम तक तो ये भी वही करते हैं, बाबाओं को बैठा के सुबह 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक लगातार बाबाओं का प्रवचन ये भी सुनवाते हैं। तो इन बाबाओं की फौज जो खड़ी हुई है, उसका मीडिया भी इस्तेमाल कर रहा है, राजनेता भी इस्तेमाल कर रहा है, राजनीतिक दल भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बेहद दुखद, अब इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है कि 125 के आसपास में लोगों की मृत्यु हो जाती है, और औरतों और बच्चों की मृत्यु हो जाती है इसमें, और उसके बावजूद इस पर न कोई नकेल कसने की बात की जाती है, नहीं। बाबा 80,000 से ऊपर, 80,000 यदि क्षमता उसकी थी, 80,000 के लिए परमिशन मांगा गया था, 2.5 लाख लोग पहुंच गए। प्रशासन क्या करता रहा? प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। प्रशासन भी दोनों हाथ बांधे हुए बाबा के तरफ कातर भाव से देख रहे थे, वो भी बाबा के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए लगे हुए थे। तो ये कार्रवाई जो हो रही है, वो मुझे नहीं लगता कि जो हार्ड एक्शन लिया जाना चाहिए कि दोबारा फिर किसी बाबा में इतनी हिमाकत पैदा ना हो कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे, या
घटनाओं को अंजाम क्या दे, इसके लिए सतर्कता बरते, सावधानी बरते। पैसे की कमी है क्या, उस तरह से उतना जगह हो, जगह के हिसाब से लोग आए, अपना करें, हमें कोई एतराज नहीं है, जिसकी आस्था जिस पे हो, लेकिन एक सरकारी बंदिश तो होनी ही चाहिए। और कौन बाबा, कहाँ के बाबा, कैसे बाबा, अपने आप बाबा बन जा रहे हैं। न शास्त्र के बारे में जानकारी, न प्रवचन के बारे में। जो ही शास्त्र अलग इतर होते हैं, प्रवचन में लड़खड़ाते हैं, उलूल जुलूल की बातें करते हैं, दिव्य ज्ञान देने की बात करते हैं। और बाबाओं के चुंगल में सबसे ज्यादा महिलाएं फंसी हुई आज के दौर में दिखाई देती है। प्रेम कुमार जी, हम थोड़ा एक स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं जी, अपने दर्शकों के बीच, और वो स्क्रीन शेयर आप देखेंगे, ये राहुल गांधी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी पहुंच गए हैं हाथरस। अरे यार घुमा तो दो यार। राहुल गांधी हाथरस पहुंच गए हैं और वहां परिजनों से जो पीड़ित हैं, उनके परिवार हैं, और बहुत सारे भुक्तभोगी भी जो भगदड़ से बच निकले हैं, उन सबके साथ में बैठकर बातचीत कर रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं कि हुआ क्या, लापरवाही कहाँ थी। और लापरवाही की बात तो हमने थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को दिखाया भी था, क्योंकि अलीगढ़ में जब राहुल गांधी मिलने गए तो लोगों से मिले जो भगदड़ के शिकार हुए, तो उनमें से एक महिला ने क्या कहा, ये हमने अपने दर्शकों को दिखाया था। एक बार फिर हम चाहते हैं कि दर्शकों को दिखाएं कि वो महिला क्या कह रही है। अच्छा, मदद का भरोसा दिया है? हाँ, बोल रहे थे कि मदद करेंगे। क्या क्या मदद करने का भरोसा दिया राहुल गांधी ने? अभी ये कुछ नहीं कहा, बोले पूरी मदद करेंगे आप। अच्छा। अच्छे से यही समझा। जांच की मांग के बारे में बोला कि जांच करवाएंगे पूरे मामले की? पूछताछ कर रहे थे कैसे क्या हुआ। जब समापन हुआ तो वहाँ प्रशासन नहीं था ज्यादा। अच्छा। और फिर मेडिकल में भी ले गए तो वहाँ लापरवाही बहुत थी, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं थी। हो सकता है मेरी भाभी कुछ याद थी। अच्छा, मेडिकल में भी लापरवाही हुई? कुछ भी नहीं था, वहाँ बहुत लापरवाही है। तो राहुल जी ने जब बातचीत के दौरान क्या कहा? यही कह रहे थे आपके परिवार के मतलब मदद करेंगे, आप सही से रहें। अच्छा। पार्टी के द्वारा मदद की जाएगी। तो आप देख रहे थे कि परिजनों को राहुल गांधी भरोसा दिला रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी साथ में खड़ी है, उनकी पार्टी की ओर से जो भी मदद होगी वो की जाएगी, ऐसा उस महिला कह रही है। अलीगढ़ में कुछ समय पहले सुबह में 5:30 बजे सुबह ही राहुल गांधी अपने घर से निकल गए थे, और वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं जब 5:30 बजे सुबह अपने घर से निकले थे। वो तस्वीर देखिए। साढ़े 5 बजे सुबह अपने घर से निकल गए थे। उसके बाद वो अलीगढ़ पहुंचे। अलीगढ़ पहुंचने की भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। हाथरस के लिए निकले हैं, लेकिन ये अलीगढ़ का दृश्य है जहां हाथरस के भगदड़ में गए लौटे, अलीगढ़ से हुए हैं, उनके घर से देखिए मुलाकात करके वापस आ रहे हैं राहुल गांधी। तो ये वो दृश्य है जबकि अलीगढ़ में राहुल गांधी हैं हाथरस के शिकार से मिलते हुए उनके घर जाकर बिल्कुल बिल्कुल ये दृश्य आप देख पाएंगे। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। राहुल गांधी तो है। राहुल गांधी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं लोगों से मिलने के लिए, उस परिवार से मिलने के लिए। तो इसके अलावा हम एक और दृश्य आपको दिखाना चाहते हैं जब राहुल गांधी अलीगढ़ में पहुंचे थे और बातचीत कर रहे थे उन लोगों से जो भगदड़ के शिकार हुए।
जी कौशिक जी, ये कोई छोटी घटना नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष उस समय में आंसू पोंछने निकला है जब देश की राजनीतिक फिजा में संवेदनशीलता दिखाई नहीं देती। फिजा जब मैं कह रहा हूं तो सिर्फ बीजेपी नहीं कह रहा हूं, और भी जगहों पे घटना होती है और भी पार्टियां संलिप्त होती हैं। तो ये फिजा और जो बनी है, इसको तोड़ने का काम जो अगर कोई कर रहे हैं तो राहुल गांधी करते दिख रहे हैं। जी प्रेम कुमार जी, पहले राजनीति का मतलब यही होता था कि राजनीति यदि आप कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो लोग पीड़ित है, दबे हैं, पिछड़े हैं या फिर संतप्त परिवार है, उसके साथ जाकर के खड़ा होना और बुरे वक्त में या इस तरह के वक्त में खड़ा होना, ढाढ़स बनाना और उसके लिए जितना बल पड़े राजनीतिक तौर पे उतना बेहतर तरीके से निभाना। परिस्थितियां बदली है, राजनीति करने के तरीके बदले हैं, लोग समझ रहे हैं कि वोट कैसे आते हैं, भावनाओं में बह के वोट नहीं आते हैं। राहुल गांधी बेहद भावुक आदमी है, उनको इससे कुछ मतलब नहीं है कि इसका वोट बैंक से क्या लेना देना है। राहुल गांधी को लगा कि ये पीड़ित है, इसके साथ खड़ा होना चाहिए, आज के वक्त में उसके दरवाजे पे होना चाहिए, राहुल गांधी चलेंगे। तमाम नेताओं की बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि क्या अन्य नेताओं की ये जिम्मेदारी नहीं है, क्या वो इसमें भेद कर रहे हैं? राहुल गांधी दिल्ली से जब जा सकते हैं तो अन्य नेता भी जा सकते हैं, वहां जाकर के इन परिवारों से क्यों नहीं मजबूती के साथ उन परिवारों के साथ खड़ा होने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अब नहीं तो कब राहुल गांधी की इसी तरह की राजनीति, लोगों को राजनीति क्या, इसी तरह का व्यवहार उनके राजनीति को और मजबूत करता है। ऐसे कहा जा सकता है कि वो जो राजनीति करते हैं केवल सत्ता प्राप्ति की बात सोच के नहीं करते, इसके नफे नुकसान की बात नहीं सोच के करते, उनको लगा कि अभी खड़ा होना चाहिए, वो गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस सत्ता की बात हम कर रहे हैं, क्या बेहतर नहीं होता कि इसी तरह से लगाव के साथ वो भी इसी तरह से इन लोगों के साथ, सब परिवार के साथ खड़े रहते? हर जगह भारतीय जनता पार्टी और व्यवस्थाएं, जो आपने बात सुनाई एक महिला की, व्यवस्थाओं का तो पोल खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कागजी हवाई किला जो बनाया गया है कि सब कुछ ठीक ठाक, उस महिला ने कहा कि हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है। जाहिर सी बात है कि कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है उत्तर प्रदेश में या उसके यहाँ जो नजदीकी हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहाँ पे 100 लोगों की इस तरह से यदि अचानक भगदड़ की स्थिति या किसी भी कंडीशन में यदि जरूरत पड़ जाए तो वहाँ इतना भी इंतजाम नहीं है कि इन लोगों को तत्कालिक उपचार किया जा सके। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में, और पूरे उसी मॉडल को लागू करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में बात की जाती है। तो ये सच है, एक तरफ सच है कि आप अस्पतालों की व्यवस्थाएं किस तरह की है, स्वास्थ्य की व्यवस्था किस तरह की है, इस तरह के आपातकाल में आप कितने मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, एक तरफ ये सच है। और दूसरे तरफ राजनीतिक तौर पे भी आप उस व्यक्ति के साथ, उस परिवार के साथ खड़े होते हुए दिखाई नहीं देते हैं। राहुल गांधी लगातार हमने देखा है, ये हाथरस की बात पहली नहीं है, इससे पहले हाथरस में प्रियंका गांधी को भी लोगों ने देखा है किस तरह से वो पहुंची है। तो कांग्रेस पार्टी की ये मजबूती लगातार पार्टी को मजबूत कर रही है। राहुल गांधी की ये काम करने की शैली, लोगों से कनेक्ट होने की शैली, ये मजबूत कर रही है। और राहुल गांधी को अब कोई आज के वक्त में कुछ भी कहे, कोई रोकने का प्रयास करे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राहुल गांधी अपने फ्लो में है तो है, बात कहानी खत्म। जिसको जो कहना है कहता रहे। राहुल गांधी गए हैं, मिल के आए हैं, मिलेंगे, जितना संभव हो सकता है उतना करेंगे। लेकिन मूल समस्या अपने जगह पर अभी भी यथावत खड़ा है कि क्या सरकार, वहां की सरकार ऐसे बाबाओं को चिन्हित करेगी? तमाम ऐसे बहुत सारे बाबा हैं, एक अकेला यही नहीं है, तमाम बाबा हैं जो इस तरह के आयोजनों को आयोजन करते हैं और आयोजनों में बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचते हैं और अव्यवस्थाएं फैलती है। लोगों को भी सतर्क होने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। और ये सब सोशल मीडिया का भी देन है। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से सोशल मीडिया का उभार हुआ है, मुख्य धारा की मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया तक, इन बाबाओं के उभार होने में भी इन लोगों की बहुत भूमिका है। महिलाएं कोमल हृदय की होती हैं, बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हैं, बड़ी आसानी से पहुंचे महिलाओं के हाथ में सोशल मीडिया, वो देखती हैं, फिर नतीजा ये है कि बाबाओं के बात में और जाल में चक्कर में भी फंसती हैं। व्यवस्थाएं इस तरह से बिगड़ी हुई है। आप इजाजत दे तो मैं एक दो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि जो पीड़ितों से राहुल गांधी मिले हैं उसको मैं शेयर कर रहा हूँ लिंक। और ये देखिए, ये दृश्य आप
कि राहुल गांधी ढांढस बंधा रहे हैं परिजनों को अलीगढ़ में, और ये पहुंचे हुए हैं। घर के भीतर का भी दृश्य है, नज़ारा है। और मैंने हालांकि कांग्रेस पार्टी की वेबसाइट से ये तस्वीर ली है, लेकिन ये आप देख सकते हैं तस्वीर में कि किस तरीके से ये राहुल गांधी को महिलाएं आशीर्वाद भी दे रही हैं, बच्ची रो भी रही है उनके साथ। ये सारे दृश्य हम देख सकते हैं। तो क्या कहेंगे संजीव कौशिक जी? प्रेम कुमार जी, इस तरह के दुख की घड़ी में यदि किसी का आप आंसू पोंछने उसके दरवाजे पर जाते हैं तो निश्चित तौर पे दुआएं मिलती हैं आपको। लोग आपसे जुड़ते हैं और लोग आशीर्वाद देते हैं आपको। आप उनके उस वक्त में खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं जिस वक्त सचमुच में उनको मजबूत करने के लिए मजबूती के साथ कोई कंधे पे हाथ चाहिए होता है, और ये होना चाहिए। राहुल गांधी सही समय पर पहुंचे हैं और सचमुच में उनको उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए, और वो खड़े हैं। जिस भी परिवार के साथ वो खड़े हुए, जिस परिवार में गए होंगे, जिन लोगों के साथ वो मिले हैं, बातचीत की है, ये उन्हें ढांढस बनाने गए हैं और महिलाएं इन्हें दुआ दे रही है। वो आशीर्वाद का हाथ इनके सर पे है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और यही मैंने कहा कि इसी तरह की राजनीति हम लोग भूल चुके हैं पिछले कुछ वर्षों में। कुछ प्रतिक्रियाएं लेते हैं कौशिक जी जी, फिर आपके पास उन प्रतिक्रियाओं का जवाब भी लेते चलेंगे। जैसे महेंद्र आनंद जी लिखते हैं, धर्म निजी विषय है, यह दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं। जहां जहां धर्म के नाम पर भीड़ लगाया जाता है, दुर्घटना की संभावना बनी ही रहती है। ये जो धर्म है ना, दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं, ये बात अभी नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में कही थी, जब राहुल गांधी शिव जी की तस्वीर दिखा रहे थे। तो थोड़ा सा फर्क बताइए। आम लोग जब कहते हैं कि धर्म निजी विषय है, दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं है, और जब नरेंद्र मोदी कहते हैं, जो कि स्वयं प्रदर्शनी लगाते रहते हैं धर्म के बारे को लेकर के, तो थोड़ा इस पर रोशनी डालिए, फिर मैं और टिप्पणी रखेंगे जी। प्रेम कुमार जी, नरेंद्र मोदी की खासियत यही है कि वो बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन उन बातों को अपने आचरण में समाहित नहीं करते हैं। जो लाइन अभी दिखाई दे रहा है, जो लाइन नरेंद्र मोदी जी ने कहा, वो वाकई शानदार है, कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन कौन नहीं जाता है कि जितना धर्म का प्रदर्शन वो करते हैं, जितना वो चोटी ये तरह तरह के वेशभूषा, एक बार नहीं अनेकों बार पिछले 10 वर्षों में लोगों ने देखा है कि धर्म का प्रदर्शन वो किस तरह से किए हैं, कब कब किए हैं, कहाँ कहाँ किए हैं। केदारनाथ में वो बाद में जाते हैं और केदारनाथ के भीतर गर्भगृह में पहले से कैमरामैन बैठा रहता है। तो वो जो प्रदर्शन वो करते हैं, वो यदि प्रदर्शन नहीं करते तो उनकी बातें सही होती, लेकिन उनके आचरण में ये है कहाँ। वो तो खुद इस बात को बढ़ावा देते हैं कि जितना ज्यादा प्रदर्शन कर सके आप प्रदर्शन कीजिए, लोगों के बीच में इसे फैलाइए और उसका लाभ लीजिए। लाभ लेते हैं, वो राजनीतिक तौर पे लाभ लेते हैं, और ऐसे गरीबों की जान पे बनाती है और गरीब अपनी जान देते हैं। जी प्रेम कुमार जी। जी जी, मैं एक और प्रतिक्रिया लेकर आता हूँ। सोनिया गिल जी लिख रही हैं, दुखद ये है कि बाबाओं के पास लोग जाना छोड़ते क्यों हैं? बड़ा सवाल है। सब लोग जानते हैं संजीव कौशिक जी कि ये बाबा ज्यादातर जो हैं अंधविश्वास फैलाते हैं, जानते सब लोग हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद रहती कि नहीं, सब जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ संजीव कौशिक जी, जीवन में तो उतार चढ़ाव आते हैं, कभी आर्थिक दिक्कत, कभी कुछ। तो ऐसे समय में लोग बोलते हैं कि अमुक बाबा के पास जाइए तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मान लीजिए मैं हूं, मुझसे कोई कह रहा है, तो मैं कहता हूं क्यों, क्या करें जा करके, बाबा इतनी समस्याएं होती, बाबा अपना न सुधार लेते। तब वो कहते हैं आपको तो हमेशा ऐसे ही लगता है, एक बार जाने में क्या दिक्कत है। और जब ऐसा होता है तो सब जो पीड़ित व्यक्ति है वो सोचता है, व्यक्ति सोचता है कि जब हम इतनी दिक्कत में है ही तो थोड़ा कर्जा लेकर के एक ट्रिप मार ही आओ बाबा के यहाँ, फिर 4-5 हजार रुपया इकट्ठा करके बाबा के यहाँ एक ट्रिप मार आते हैं कि चलो नहीं होना तो दिक्कत में तो है ही, शायद बाबा से कुछ हो जाए। ये जो है बात ना, इसी हिसाब से बाबाओं के पास
लोग जाते हैं, जबकि समस्याएं हमारी हैं, समस्या का समाधान हम स्वयं कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश नहीं करते, हम दूसरे की मदद नहीं करते। वही 5,000 रुपया जो बाबा के जाने में खर्च होता है, किसी और को मदद करने का सवाल आए तो हम अपनी दिक्कतें गिनाने लग जाते हैं, लेकिन बाबा को देने के लिए पैसे हमारे पास आ जाते हैं। वो बोरिया भर भर करके पैसे लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, वहां खड़े होकर के देखने वाले बताते हैं ऐसी बात। जी संजीव कौशिक। प्रेम कुमार जी, मैंने कहा कि ये एक कारोबार है, धर्म का कारोबार है, इस बात को समझना होगा। और देश की जनता के सामने कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है, किसी को अच्छा लगे तो भी, बुरा लगे तो भी, कि ये धर्म के कारोबारी है। जिस तरह से एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो लोगों का कल्याण करता है, समाज का कल्याण करता है, उन सबों से इतर ये किसी का कल्याण नहीं करने वाले कारोबारी होते हैं। ये आपके ही पैसे से जो चढ़ावा में राशि जो मिल रही है, वो करोड़ों रुपए महीने उठाते हैं और उसमें से 10 लाख रुपए खर्च करते हैं 25, 50, 100, 200, 400, 1000 लोगों को खिलाने में, और कहेंगे कि जन कल्याण काम करते हैं। उनसे पूछा जाता है तो वो बताएंगे आपको कि प्रतिदिन इतने लोगों को खिलाते हैं, गौ माता का सेवा करते हैं, हमारे यहाँ लंगर चलता है, ये करते हैं। लेकिन उनके आड़ में वो कहीं से भी अपने लग्जरियस लाइफ को छोड़ते नहीं है, वो वैसे ही जीते हैं। रेड कारपेट पे चलेंगे, बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में सफर करेंगे, बड़े बड़े होटलों में रहेंगे, लोग जाएंगे उनका चरण रज उठाएंगे। चरण रज के चक्कर में ही तो लोग, इतने लोगों की जान गई है। तो ये कारोबारी हैं, ये, इनका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। हमें ईश्वर तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए किसी भी दलाल की जरूरत क्यों पड़ेगी भला? भगवान से यदि हमें कुछ मांगना हो, व्यथा पहुंचानी हो, तो कोई थर्ड पर्सन इस बीच में कहां आएगा? सच बात यह है कि यदि हम आंख मूंद के यदि भगवान से ही हमें कुछ मांगना हो, अकेले में मांग लेंगे भगवान। लेकिन आपने कहा कि लोग जब परेशान होते हैं तो वो उम्मीद की किरण देखते हैं, और उसी उम्मीद की किरण में ऐसे बाबाओं के चक्कर में वो पड़ जाते हैं कि जब इतना कुछ कर लिया, बहुत परेशान है, एक बार देखने में क्या जाता है, और एक बार देखने के चक्कर में, और ये बड़े एक बाबा नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन मुझे पता है उनके बारे में कि वो सुबह एक टीवी पे आते थे शुरुआती दौर में, 2006-7 की बात मैं बता रहा हूँ। सुबह में आधे घंटे का स्लॉट उनको मिला हुआ था, उनकी सारी कारगुजारियों के बारे में हमको जानकारी है। वो 500 लोगों की भीड़ इकट्ठा करते थे, और 500 लोगों के बीच में 10-20 अपने लोगों को भी बैठा। जी कौशिक जी की आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। कौशिक जी देखिए, लक्ष्मी नारायण जी लिख रहे हैं, द डेड पीपल आर ओनली आपने पेट फुलाया, आपने सांस लिया, आपने ऐसे किया वैसे किया, ये भी। जी कौशिक जी, थोड़ी आवाज में दिक्कत आ गई थी नेटवर्क की वजह से, चाहे मेरी तरफ से या आपकी तरफ से, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। लक्ष्मी नारायण जी लिख रहे हैं कि द डेड पीपल आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डेथ, हेंस दिस केस इज क्लोज्ड। जो मरे हैं वही इस घटना के लिए जिम्मेदार है, और इस तरह से ये मामला खत्म कर दिया जाता है। लक्ष्मी नारायण जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बाबा भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो प्रशासन भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सरकार भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबल है वो लोग जो गए, जिन्होंने वहां जाने की गलती की, और वो गलती की, उन्होंने अपना नतीजा भुगता, मामला खत्म, बात खत्म। ये बहुत ही सांकेतिक तरीके से बहुत बड़ी बात कह गए हैं लक्ष्मी नारायण जी। आगे प्रतिक्रियाओं में हम आते हैं कि विमला जी लिख रहे हैं, देश में इतनी समस्याएं व्याप्त हैं कि लोगों को कुछ सोच नहीं रहा है, समाधान बाबाओं के पास जाकर ढूंढ रहे हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि समस्याएं इतनी ज्यादा हैं, समाधान दिख नहीं रहा है, क्या करें? तो चलो बाबा के पास, और बाबा के पास जाते हैं तो यही मिलता है, भगदड़ होती है, अव्यवस्था होती है, जान चली जाती है। समस्याओं से छुटकारा पाने निकले थे, जिंदगी से ही छुटकारा मिल गई। विजय राम जी लिखते हैं, क्या जो अवतारी पुरुष है वह संवेदनशील होता है, या जिसको अपने सगे संबंधियों से कोई मेलजोल न रखता हो वह दूसरों के बारे में सोच सकता है? ये भी बात सांकेतिक तरीके से विजय राम जी कह रहे हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत स्पष्ट है बात। निर्मला जी कह रही देश में वही बातें लगभग रिपीट हो रही हैं। जैसन फ्रांसिस जी कह रहे हैं, क्रिकेट इज अनदर मैडनेस, we in Mumbai had seen a similar huge crowd like Hathras in Marine Drive. Luckily there was no untoward incidents. People should avoid such madness. यानी भीड़ को लेकर के चिंता जता रहे हैं कि क्रिकेट को
लेकर के जो भीड़ हुई, विश्व विजेता टीम का स्वागत करने जो मुंबई पर लोग उतरे, उस समय भी कुछ अगर अप्रिय हो जाता तो क्या होता, ये जैसन फ्रांसिस जी बता रहे हैं। सोनिया गिल जी कह रहे हैं आयरॉनिकली, विडंबना है, वन टीवी न्यूज चैनल ट्राइंग टू से, कि कोई एक न्यूज चैनल कहने की कोशिश कर रहा है दिस में बी पॉलिटिकल स्टंट ऑफ राहुल, यानी राहुल गांधी जो हाथरस जा रहे हैं, ये राहुल गांधी का राजनीतिक स्टंट हो सकता है। अब बहुत सही सवाल है कि हद है, अगर क्या कहें इन चैनल्स के लिए। कोई एक तो आज के दौर में कोई नेता गरीबों की आंसू पोंछने नहीं निकलता, पीड़ितों के आंसू पोंछने नहीं निकलता, और अगर कोई नेता निकलने की हिम्मत करता है तो उसको आप कहते हैं पॉलिटिकल स्टंट है। तो दूसरों को किसने रोका है पॉलिटिकल स्टंट करने के लिए? कीजिए पॉलिटिकल स्टंट। अगर जनता के आंसू पोंछने से आपको तस्वीर बनने का मौका नजर आता है तो बनने दीजिए ना ये तस्वीरें, क्या दिक्कत है? अगर हम आज दिखा तो रहे हैं कि राहुल गांधी पहुंचे हैं वहां जहां पर के हाथरस पीड़ित हैं, हाथरस पीड़ितों के आंसू पोंछने के लिए पहुंचे हैं, तो और नेताओं को भी पहुंचना चाहिए। इसमें ये पॉलिटिकल स्टंट बोल करके इसकी आलोचना क्यों की जानी चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और हम आपको एक बार फिर ये दिखाना चाहते हैं कि क्या जहां राहुल गांधी पहुंचे हैं वो तस्वीर हम आपको शेयर करना चाहते हैं। आप देखिए ये तस्वीर हाथरस की है। हमारे साथ कौशिक जी एक बार फिर जुड़ चुके हैं। कौशिक जी, हम लगातार दिखा रहे हैं, अभी जो तस्वीर दिखा रहे थे हाथरस के ही एक पार्क की है, वहां राहुल गांधी पहुंचे हैं। पार्क में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं जो पीड़ित हैं, पीड़ित के परिवार हैं, और उनके साथ जमीन पर बैठकर, घास पर बैठकर, पार्क में नीचे आम आदमी की तरह न्याय योद्धा अगर न्याय खोजने के लिए, न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आ बैठा है तो इसकी अहमियत को रेखांकित कीजिए संजीव कौशिक जी। कुमार जी, फिर मैं दोबारा दोहराऊं कि राहुल गांधी क्यों सबको जाना चाहिए। राहुल गांधी जा रहे हैं तो राहुल गांधी चूंकि इस मसले पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं और सचमुच में उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या कौन बोलता है, क्या सोचता है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो लगातार, उनकी कोशिश यही रहती है कि सबसे इतर सारे बातों से अलग, उनको जो बेहतर लगता है, जो उनको उचित लगता है, उस तरह का वो कदम उठाते हैं, उस तरह से वो लोगों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार उनको सफलता भी मिल रही है। जाना आज के वक्त में, इस तरह से बैठना, क्या फर्क पड़ता है? जिस तरह से सारे नेता नहीं गए, ये भी नहीं जाते। लेकिन राहुल गांधी की सोचने का तरीका, राहुल गांधी के काम करने का तरीका, राहुल गांधी की सबसे बड़ी ताकत है और यही सबसे बड़ी मजबूती है, जिसके वजह से राहुल गांधी आज के वक्त में सबके चहेते बने हुए हैं। राहुल गांधी जिस तरह से गए, लोगों के बीच में बैठे, तमाम तरह नेता भी जाते, बाकी लोग भी जाते हैं, आप देखेंगे कि किस तरह से प्रोटोकॉल मेंटेन किया जाता है, उसके हिसाब से इनको भी करनी चाहिए। लेकिन इसको इन सब चीजों से कुछ मतलब नहीं। राहुल गांधी को लगता है कि बीच में कई बार वो अपने जान की बाजी ऐसे जगहों पे, सब कुछ जानते हुए भी कि उनको सावधानी बरतनी चाहिए, लोगों के बीच में इस तरह से घुल मिल नहीं होना चाहिए, लेकिन सबों के बावजूद उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जाते हैं और जिनसे मिलने की बात होती है, जिनसे गले लगने की बात होती है, उनके जहन में जो बात आती है वो जाते हैं और वैसे ही करते हैं, और किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी के ऊपर तो खास करके कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। तो राहुल गांधी, मैंने कहा कि राहुल गांधी वो काम कर रहे हैं जो बीते दिनों हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसे ही होता था, ऐसे ही लोग, राजनेता लोग जाते थे लोगों के बीच में, लेकिन ये सारी चीजें खत्म हो गई है एक तरह से। पिछले 10 वर्षों में जो शासन लोगों ने देखा है, जो काम करने के तरीके लोगों ने देखा है, किस तरह से सरोकारी मुद्दों पर किस तरह से जनता के बीच में नहीं जाते हुए हवाई किला बनाते हुए लोगों को एक तरह से भरमाने का प्रयास किया गया है, और सबकी कलाई भी खुलती चली जा रही है। अब सच बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री को इन सब चीजों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो उस लेवल पे आ गए हैं, उस जगह पे आ गए हैं कि देश के लिए केवल बातें हैं उनके पास। मणिपुर की घटना हो या हाथरस की घटना हो या तमाम उस तरह की घटनाएं जहां आदमी नीट की घटना हो, जहां युवाओं की बात हो, उन सबसे ज्यादा आजकल देख रहे होंगे क्रिकेट का ट्रॉफी पकड़ने में उनको ज्यादा रुचि है। तो वो वही काम कर रहे हैं जो मुश्किल घड़ी में एक राजनेता जो होता है वो सर्कस दिखा करके लोगों को भरमाने का प्रयास करता है, तो वही सर्कस दिखाने का प्रयास वो कर रहे हैं। द्रवित लोगों के आंखों का आंसू वो पोंछने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल जिस तरह से देखा हमने कि क्रिकेट ठीक है, उसको भी पसंद करने वाले लोग हैं हिंदुस्तान में, क्रिकेट को भी धर्म बनाने वाले रहे लोग हिंदुस्तान में, लेकिन अभी के वक्त में क्या ये जिस तरह का प्रदर्शन कल हमने देखा, कई बार मेरे मन में भी ये बात आ रही थी कि क्या देश के प्रधानमंत्री को इस तरह के प्रदर्शन के बीच में या इस तरह से खुशी का इजहार करते हुए कम से कम कुछ तो शोक मना लेते। इतने लोगों की मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु हुई है, बच्चों की मृत्यु हुई है, महिलाओं की मृत्यु हुई है। एक महिला यदि गुजरती है तो पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। जिसके बच्चे गए हैं, कल्पना कीजिए कुछ। संजीव जी, राहुल गांधी की एक बाइट हम दिखाना चाह रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, और इसी हाथरस मुद्दे पर है। मैं चाहता हूं कि ये बाइट दिखा दी जाए। परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता। प्रशासन की कमी तो है और गलतियां तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए। कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन। परिवार वालों के लिए क्या कुछ कहा? परिवार वालों ने राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। मैडम जवाब देने दीजिए, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। भैया आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक बार बोलने दो, जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो। बोलने दो जी। तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा उसकी इज्जत कीजिए। तो क्या था सवाल? ये था कि मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए, और जितना जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। सर, परिवार वालों से आपकी बात हुई, उन्होंने इसको दोषी मानते हैं। जी, देखिए, परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख रहे थे संजीव कौशिक जी, पूरी भावना है, संवेदनशीलता है, विषय को बहुत मजबूती से रख रहे हैं, मुआवजे को सबसे प्राथमिकता में रख रहे हैं, मुआवजा तुरंत मिले इस पर जोर दे रहे हैं राहुल गांधी। और जो प्रशासनिक फेल्योर है, वो फेल्योर जो उन्होंने भुक्तभोगियों से सुना और देखा, महसूस किया, उसको सामने रख रहे हैं। लेकिन कहीं भी राजनीतिक रूप से दोषारोपण उनके जुबान में नहीं है। तो ये अभिव्यक्ति जो है ये बहुत महत्वपूर्ण लगती है कौशिक। काफी संतुलित। अभी जिस तरह से वो बात कर रहे थे, ना कोई विवादित बात, ना किसी पर कोई आक्रमण। सच बात यह है कि वो जो बात कह रहे थे कि अभी इन्हें जरूरत है, गरीब लोग हैं, आप इन्हें 5 महीने 6 महीने बाद यदि मोटी रकम से भी यदि आप इनको मुआवजा देते हैं, कंपनसेशन देते हैं, तो भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जरूरत है इनको,
लापरवाही की बात भी वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रशासन पर आक्रमण करने का वो प्रयास कर रहे हैं। वो सीधे कह रहे हैं कि लापरवाही तो हुई है, जितनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए उतनी व्यवस्था नहीं रही है, प्रशासन वहां से चूक हुई है प्रशासन की। मुख्यमंत्री से भी वो गुजारिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल सटीक सधे लहजे में पूरी संवेदनशीलता बरतते हुए उन पीड़ितों के हक में वो बात उठा रहे हैं जिन पीड़ितों को सचमुच में अभी जरूरत है मुआवजे की, सचमुच में उन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है। सरकार सोचे इस पर और मुख्यमंत्री जी भी सोचे। तो वो बड़े सॉफ्ट लहजे में ये बात कह रहे हैं। अब राजनीति करने वाले लोग जिस जैसे ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राहुल गांधी का जो ये अंदाज है, ये जो बात करने का जो लहजा है, ये जो तरीका है, यही इनको महान बनाता है। यही लोगों के बीच में और ज्यादा लोकप्रिय करता है और लोगों का प्यार पाने के लिए यही वो वजह है जिसकी वजह से लगातार राहुल गांधी को लोगों का प्यार मिल रहा है। कि इस वक्त जिस तरह से वो खड़े दिखाई दे रहे हैं इन लोगों के लिए, ये सबसे बड़ी मजबूती और सबलता है उन लोगों के लिए जो पीड़ित परिवार के लोग। राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, कहीं कोई तामझाम नहीं, कहीं कोई बनावटी बातें नहीं, कहीं कोई एग्रेशन नहीं। सचमुच में मदद मिलनी चाहिए इस बात की गुहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुख्यमंत्री जी से गुहार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को सचमुच में इस बात पे भी विचार करना चाहिए। आम जनता होने के नाते हम लोग भी यही चाहते हैं कि पीड़ित परिवारों को ज्यादा से ज्यादा मदद मिले। मदद की जरूरत है अभी के वक्त में, ताकि उनको मजबूती मिले, सरकार संवेदनशील हो। बाकी लोगों को धरपकड़, बाबा का धरपकड़ करे, बुलडोजर चलाए, वो सारी बातें तो बाद में होगी। उससे इस पीड़ित परिवार को अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप बुलडोजर चला के उसका ध्वस्त कर दीजिए, बाबा को पकड़ के जेल में डाल दीजिए। तत्काल इन लोगों को राहत की जरूरत है। वो कानूनी कार्रवाई जो है वो आप करते रहे, लेकिन फिर मैं दोबारा दोहराऊं कि ऐसे बाबाओं पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। लोगों को भी जागरूक होना होगा, समाज के लोगों को भी ये बात समझनी होगी कि ये किसी का कल्याण नहीं करते, किसी का भी कल्याण नहीं करते। हमारे और आपके दान दिए हुए पैसे से, उनके चरणों में चढ़ावा में दिए हुए पैसे से वो शानदार एक लग्जरी लाइफ जीते हैं। ऐसे बाबाओं से कम दूर रहें। कोई बाबा किसी का कल्याण नहीं कर सकता, आप अपना कल्याण खुद कर सकते हैं। आप सीधे ईश्वर के शरण में जाएं, भगवान आपको खुद रास्ते दिखाएंगे, भगवान खुद आपको आपकी बात समझेंगे। किसी बाबा की जरूरत नहीं है भगवान तक आपकी बातों को पहुंचाने की, किसी बाबा की जरूरत नहीं। जी प्रेम कुमार। कौशिक जी, सोनिया गिल जी लिख रही हैं कि वाजपेयी विजय जी ने क्या खूब लिखा है। विजय जी की एक टिप्पणी का जिक्र है कि क्या ये सोने के चम्मच वाला राजकुमार है। लोगों को समझना होगा इस पर। कहते हैं नरेंद्र मोदी जी तो शहजादा बोल करके ही संबोधित करते हैं राहुल गांधी को। जेपी नड्डा जी ने हाल में भी सदन में, राज्यसभा में खूब कहा सोने के चम्मच वाला शहजादा, चांदी के चम्मच वाला शहजादा, बहुत सारी बातें कही है। हमारे दर्शक याद दिला रहे हैं कि ये जो राहुल गांधी का रूप देखने को मिला या मिल रहा है, ये अगर ऐसा शहजादा तो सबको चाहिए जो गरीबों के आंसू पोंछे, पीड़ितों के आंसू पोंछे, दुख में साथ रहे, जमीन पर बैठे, सड़क पर चले, घरों में पहुंचे, आत्मीयता से गले लगाए, हाथ पकड़े, साथ दे। तो ऐसा योद्धा तो सबको चाहिए। सोने का चम्मच ले या चांदी का चम्मच ले, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। हमारा बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है, इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए। फिर मैं आपको मुंबई मरीन ड्राइव में जो कल भीड़ जुटी थी वो दृश्य भी दिखाने वाले हैं। लोग सोच रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ है संजीव कौशिक जी। वहां से जो तस्वीर आ रही है, बहुत सारे लोग गर्मी में बीमार होकर गिरे हैं, उनकी चप्पलों का झुंड, लोगों की बीमार होने की तस्वीर एनडीटीवी भी दिखा रहा है और हम उसके दृश्य आपको साझा करेंगे। ये जबरदस्त भीड़, कभी क्रिकेट के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, और उसमें जो आम लोग पिस रहे हैं उसका भी हम नजारा दिखाएंगे। जी प्रेम कुमार जी, लोगों को ये एक बात समझनी होगी कि सोने के चम्मच लेकर के पैदा हुआ शहजादा, देश के प्रधानमंत्री जी लगातार कहते हैं,
सच बात यह है कि सचमुच में संपन्न परिवार में राहुल गांधी ने जन्म लिया, ये कहने में कोई गुरेज नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने संपन्न परिवार में जन्म लेते हुए गरीबों के उस मुश्किल व्यथा को या उस दौर को महसूस करने का प्रयास किया, और वो उन लोगों के बीच में है। जो लोग ये दम्भ भरते थे कि हमने गरीबी देखी है बचपन में, हम इन लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, उनके मुंह में अब सोने का चम्मच आ गया है। अब वो दिन में 4-5 सूट बदलते हैं, किसी एक प्रोग्राम के बाद दूसरा प्रोग्राम हो तो उसमें आप उसी सूट में नहीं देख पाएंगे। 8,500 करोड़ के हवाई जहाज पे घूमते हैं, विमान में सफर करते हैं, वो 2 लाख का चश्मा पहनते हैं, 10 लाख की घड़ी पहनते हैं, आलीशान महलों में रहते हैं, करोड़ों एक दिन के उनके सुरक्षा व्यवस्था में खर्च होते हैं। उनके रहने का तरीका, उनके लग्जरी लाइफ जीने का तरीका, तो सचमुच में जिसने सोने का चम्मच लेके जो पैदा हुआ वो लोगों के बीच में है आज के वक्त में। और जो इतने गरीबों के बीच में गरीबी की बात करता था, वो आज के डेट पे सबसे महंगा जीवन जीने वाला व्यक्ति बन बैठा है। आम जनता की पहुंच से दूर राजा बन बैठा है वो आदमी। और लोगों को यही फर्क, लोगों को अब ये बात समझ में आ रही है कि राजनेता कौन बेहतर, जो आपके नजदीक से निकले और उसके बाद जाके सिंहासन पर बैठ जाए, आपसे दूर हो जाए, या वैसे घर में पैदा ले और आपके बीच में आके बैठ जाए। कौन राजनेता बेहतर? देश की जनता को कौन सा राजनेता चाहिए? ये फर्जी चाय बेचने वाला, हिमालय के कंदराओं में झूठ बोलने वाला कि वहां गए 32 साल तक फर्जी भिक्षाटन करके खाने वाला, मगरमच्छ से खेलने वाला झूठा आदमी, भगवान से संपर्क करने वाला झूठा आदमी, भगवान से बात करने वाला झूठा आदमी, क्या क्या, एक दो नहीं कई उदाहरण है। उस उदाहरण में हम नहीं जाना चाहते। तो एक व्यक्ति जो अपने आप को कह रहा था कि हम इन लोगों के बीच से हैं, हम इन लोगों की व्यथा को समझते हैं, उस व्यक्ति को इन लोगों के बीच में होना चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति विशिष्ट बन गया। वो व्यक्ति वो सारा ख्वाहिश पूरा कर रहा है जो किसी और पर वो आरोप लगाया करता था, किसी और को नीचा दिखाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता था, वो व्यक्ति अब वही लाइफ जी रहा है। उस व्यक्ति को इस गरीब जनता से कुछ लेना देना नहीं। कभी किसी की हिम्मत नहीं हो सकती इस गरीब जनता के बीच उनकी बात ही कर ले। आज लोगों से मिले, आज बच्चों से मिले, आज फलाने गरीबों से मिले, छटनी की जाती है किससे मिलना है, कैसे मिलना है, क्या कहलवाना है, तब भी बोलने वाले बोल देते हैं, पता नहीं चलता। चाबी का झुंड थमाते हैं किसी को। वो तो एक दृश्य बातचीत के क्रम में, हालांकि उसकी जगह नहीं है यहाँ पे, किसी महिला को थमा रहे थे कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिला है, कैसा लग रहा है वो। तो उसने कहा कि इसके लिए 35,000 रुपए देने पड़े। तो ये प्रसंगवश मैंने कह दिया, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उसमें भी सारे लोगों को सिखा के लाया जाता है ऐसे लोगों को, और उनके बीच में वो पहुंचते हैं। सच बात यह है कि उनको गरीबों के बीच में या इस तरह के मजलूमों के बीच में, इस तरह से पीड़ितों के बीच में यदि हम देखते तो बहुत ज्यादा खुशी होती। उम्र के उस पड़ाव पर निश्चित तौर पे और ज्यादा धार्मिक उनको होना चाहिए। तो होना चाहिए धार्मिक, तो केवल मंदिरों में धार्मिक नहीं होना चाहिए, केवल वस्त्रों में धार्मिक नहीं होना चाहिए, आचरण में धार्मिक होना चाहिए, आचरण में श्रद्धालु होना चाहिए, आचरण में इन गरीबों पीड़ितों के लिए उनके हृदय में करुणा होनी चाहिए। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो अपने फ्लो में थे, रॉ में रहेंगे, उसी फ्लो में बहते रहेंगे, उनको कोई मतलब नहीं है। वो विशिष्ट बन गए हैं, और राहुल गांधी ने अपनी विशिष्टता त्याग करके वो आम आदमी बन गए हैं। राहुल त्याग दी है अपनी विशिष्टता और लोगों के बीच में। ये अंतर है वर्तमान की राजनीति में, राजनेताओं में। जी संजीव कौशिक जी, अब हम वो दृश्य दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जो टीम की विक्ट्री के लिए विश्व विजेता टीम T20 में जो हमने कामयाबी पाई, उसके लिए जो मरीन ड्राइव पर बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। तो मरीन ड्राइव पर जो जूते चप्पल बिखरे पड़े हैं, इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग वहां बीमार हुए गर्मी के कारण, सफोकेशन के कारण, वो भी एक खबर है। लेकिन यह खबर दूर है, हालांकि NDTV ने दिखलाई है और उसी को हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। देखिए अपने स्क्रीन पर ये नज़ारा पहले मैं आपको दिखा दूं। चले गए पैर के नीचे।
ये दृश्य क्या बता रहे हैं संजीव कौशिक जी? जाहिर बात है कि इस ये दृश्य बता रहे हैं कि घटना वहां भी घटी है, भीड़ के कारण, भीड़ बेकाबू रहने के कारण, या बहुत ज्यादा भीड़ के कारण ये घटना हुई है। और बड़ा हादसा कुछ और भी हो सकता था जो नहीं हुई है। तो हमने तो हाथरस भगदड़ से कुछ सीखा ही नहीं है। कुछ भी हो जाए भगवान भरोसे हैं जी। प्रेम कुमार जी, हाथरस में बाबा के द्वारा लोगों को इकट्ठा किया गया और उसमें इस तरह की घटना घटी। यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है कि देश के प्रधानमंत्री इस तरह के इवेंट को प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही चाह रहे हैं, उन्हीं के इजाजत से हो रहा है। वही इन लोगों को पहले बुलाते हैं, ट्रॉफी लेते हैं, हाथ में फोटो खिंचवाते हैं और उसके बाद में छोड़ते हैं कि जाइए आप लोग इस तरह से प्रदर्शन कीजिए। यहाँ किस पे आरोप लगाएंगे? पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने नहीं देखा क्या? घुमाइए पूरे हिंदुस्तान में इस ट्रॉफी को लेकर के और इसी तरह से लोगों की जान पर आफत बने। दिल्ली में घुमाइए, मुंबई में घुमाइए, कोलकाता में घुमाइए। दरअसल सरकार ऐसे उन्मादी लोगों में और ज्यादा उन्माद पैदा करना चाहती है। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि किसके जीवन पर इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए, अपने तरफ उठते हुए उंगलियों को किसी और तरफ मोड़ने के लिए, अपने कारनामों पर पर्देदारी कैसे की जाए, उसके वजह से इस तरह के तमाशे किए जा रहे हैं। पूछे जा रहे हैं कि आप उन मुद्दों पे बात नहीं कर रहे। लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि देश में क्या चल रहा है, लोगों के जान पे बनाई है, उसके बारे में बात नहीं करके आप तमाशा में लगे हुए। इसमें यदि कोई घटना घटती है तो किसको आप दोष देंगे? इसमें तो सीधे प्रधानमंत्री जी प्रमोट कर रहे हैं इस तरह की चीजों को। तो ये बात लोगों को समझनी चाहिए, या लोगों को समझनी होगी कि आपके लिए प्राथमिकता है क्या। सचमुच में प्राथमिकता आपकी, यदि आप सचमुच में इस लेवल पे चले गए हैं, जो भीड़ दिखाई दे रहा था कल मरीन ड्राइव पे, यदि उस लेवल पर लोगों की सोच चली गई है और लोग को वही पसंद आ रहा है, तो फिर भगवान ही मालिक है। फिर इसी तरह से हादसा होना स्वाभाविक है। लेकिन हम सरकार से ये उम्मीद तो कर ही सकते हैं ना कि लोग यदि उन्मादी बन रहे हैं, लोग यदि इस तरह की चीजों में शामिल हो रहे हैं, तो सरकार कैसे लगाम लगाए, सरकार कैसे इंतजाम करे कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे, कोई सूचना न मिले अप्रिय, किसी की जान न जाए। सरकार इतना तो कर सकती है कम से कम। इतना तो साधन संपन्न है ही सरकार। लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं हो रही है। वो बिखरे हुए चप्पल, जिस तरह की स्थितियां दिख रही है, सचमुच में गर्मी में जिस तरह की स्थितियां बनी होगी, सहज कल्पना की जा सकती है। लोगों की भीड़ को हमने देखा टीवी पे कि किस तरह से लोग उन्मादी बने पड़े हैं उस ट्रॉफी के लिए और खिलाड़ियों के लिए। सरकार से ये उम्मीद की जाती है, लेकिन अब सरकार तो सरकार है। सरकार तो चाहती ही है कि आपका ध्यान कहीं और भटके। लोग भटक रहे हैं तो सरकार इसमें क्या करे? जी कौशिक जी, जब राहुल गांधी निकले हैं हाथरस के लिए, तो उनके साथ सुबह 5:30 बजे निकलने वालों में दानिश अली भी रहे। तो उनकी एक बाइट हम दिखाना चाहते हैं, और वो बाइट आपके स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही दर्द क्या कुछ जो है आप लोगों ने उनसे बात, बहुत ही दर्दनाक घटना है। हम लोग सुबह 5 बजे निकले थे राहुल जी के साथ। जो पीड़ितों से मिले हैं उनकी मतलब कथा सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रशासन की जो तथ्य कार्रवाई है, मुआवजे की जो बात है, उस पर आप, ना तो प्रशासन की कोई जिम्मेदारी फिक्स की गई है और ना सरकार की तरफ से कोई अभी तक लिया गया है। और जो मुआवजा दिया गया है वो कह रहे उसको बढ़ाने की मांग की जा रही है। वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है मुआवजा। क्या कुछ जो है आप लोगों ने उनसे बात, बहुत ही दर्दनाक घटना है। हम लोग सुबह 5 बजे निकले थे राहुल जी के साथ। जो पीड़ितों से मिले हैं उनकी मतलब कथा सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं संजीव कौशिक जी की प्रतिक्रिया इस तरह से आ रही है, और लोग बता रहे हैं कि इस घटना के लिए वास्तव में सरकार, प्रशासन ही जिम्मेदार है। और प्रतिक्रियाएं आती रहेंगी। देखिए, हमारे दर्शक भी लिख रहे हैं कि धार्मिक आयोजन से पहले ये जांच भी होनी चाहिए। बाबा ढोंगी तो नहीं है, वहाँ सरकारी इंतजामात हो, पानी, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन बड़ी मात्रा में
डॉक्टर वहाँ उपलब्ध होना चाहिए, बाद में आयोजन की अनुमति देनी चाहिए। ये एहतियात बहुत आवश्यक एहतियात बता रहे हैं पप्पू गोलेम जी। और सोनिया गिल जी का कहना है कि विजय जी, ये गांधी परिवार है जो कभी सुरक्षा की बेड़ियों में नहीं बढ़ा। मैं शुरू से कहती आ रही हूँ, जब जब एक मिनट, कुछ ऑब्स्टेकल स्क्रीन पर है, मैं उसे दूर कर लूँ। हाँ, मैं शुरू से कहती आ रही हूँ, जब देश पर संकट आया तो गांधी परिवार सड़क पर उतरा है। और वो आगे लिखती हैं कंटिन्यूएशन में कि वही अगर नोटिस करें दूसरी पार्टीज, तब आती है आगे जब कांग्रेस को साइडलाइन करने की कोशिश शुरू हो जाती है, कभी भी नोटिस करिएगा। ये एक अनुभव उन्होंने दायर किया है, बताया है कि गांधी परिवार, इससे पहले भी आपकी टिप्पणी थी कि पंडित नेहरू से लेके इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तक, ये सारे लोग आम जनता से मिलते जुड़ कर रहे हैं। तो आज की चर्चा को संजीव कौशिक जी यही विराम देना चाहते हैं। आपने बहुत बहुमूल्य योगदान दिया और चर्चा में दर्शकों की बातों का भी जवाब दिया, और जो घटनाएं घटी उन सब घटनाओं का भी छिद्रान्वेषण किया। आपका बहुत बहुत आभार संजीव कौशिक जी, और हमारे तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। सबसे एक अपील करते हुए कि हमारे YouTube चैनल, आपके YouTube चैनल @प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बटन दबाइए सदस्यता का, और इस चर्चा को आगे बढ़ाते रहने में सहयोग कीजिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।